प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर जो होती है वो जो होस्ट के अंदर में डिज़ायरेबल जीन को लेकर जाती है। लेकिन हम आज के क्लास में और भी देखने वाले हैं कि और भी अन्य तरीके रहते हैं जिसके द्वारा डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, होस्ट सेल में। तो इसके लिए देखो दो मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जीन को किस में ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से होस्ट सेल के अंदर, और इसमें किससे किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से जीन का ट्रांसफ़र। तो देखो प्रत्यक्ष रूप से का मतलब ये होता है कि हम डिज़ायरेबल जीन को लेंगे, ये डिज़ायरेबल जीन है और ये कोई होस्ट सेल है, उसके अंदर डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इस डिज़ायरेबल जीन को। लेकिन अप्रत्यक्ष मेथड में क्या होता है, ये होता है वेक्टर के द्वारा, वेक्टर द्वारा जीन ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब वेक्टर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिज़ायरेबल जीन को वेक्टर के अंदर में ऐसे बैठाएंगे, उसके बाद में जाके ये होस्ट सेल के अंदर में जाता है। ठीक है, तो ये जो मेथड होती है वेक्टर द्वारा होती है, जबकि ये वाला जो होती है क्या होती है, वेक्टर लेस, मतलब बिना वेक्टर के ही जीन का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अलग अलग जो होस्ट रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो अलग अलग होस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड होती है डिज़ायरेबल जीन को क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र कराने के लिए। तो देखते हैं यहाँ से कि क्या होती है। तो मान लो ई कोलाई है, ई कोलाई कोई होस्ट है, इधर मैं पूरे होस्ट का नाम लिख रहा हूँ होस्ट, और इधर क्या लिख रहा हूँ, जो वेक्टर होते हैं उसका। तो ये जो होस्ट इशीरिया कोलाई रहेगा तो इसमें हम क्या करते हैं, लेमडा फेज बैक्टीरियो फेज की मदद से, लेमडा फेज बैक्टीरियो फेज की मदद से, लेमडा फेज बैक्टीरियो फेज की मदद से हम क्या करते हैं, जीन ट्रांसफ़र करते हैं, यदि होस्ट क्या हो, इशीरिया कोलाई हो तब। दूसरा, मान लो होस्ट क्या हो, बैक्टीरिया हो। ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मिड का, किसका यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया में जो जीन ट्रांसफ़र करने के लिए जो जिस वेक्टर का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्लाज्मिड। ठीक है, और होता है प्लांट सेल। इस प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं RI प्लाज्मिड और यूज़ करते हैं TI प्लाज्मिड। तो RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं हम लोग इसमें, प्लांट सेल यदि होस्ट है तो प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग RI प्लाज्मिड और TI प्लाज्मिड का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो प्लाज्मिड ये RI प्लाज्मिड और ये क्या TI प्लाज्मिड क्या होता है, TI प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये ट्यूमर कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज़, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है, जबकि ये क्या करता है, रूट हेरी डिजीज़ कॉज करता है। प्लाज्मिड ऑफ राइजोजीन बोलते हैं इसको, RI प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड ऑफ राइजोजीन, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ये दोनों जो होती है प्लांट सेल में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए क्या होती है, एसेंशियल होती है ना, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगला जो होता है ना, एनिमल सेल। एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होती है, इसमें जीन ट्रांसफ़र करने के लिए रेट्रोवायरस की मदद लेते हैं हम लोग। किसकी मदद लेते हैं, रेट्रोवायरस की। किसकी, रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या करता है, एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और ये जो है ना, इसको कई बार पूछा भी गया है नीट में, है ना, कि एनिमल सेल में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से वेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस का। तो देखो इसमें जब जब भी हम इनडायरेक्ट मेथड मतलब वेक्टर के द्वारा जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो अलग अलग होस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर होस्ट के अकॉर्डिंग वेक्टर का चुनाव किया जाता है कि कौन सा होस्ट है किसमें हम लोग जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वेक्टर का जो चुनाव होता है वो दो बातों के ऊपर में निर्भर करता है। सबसे पहला बात यह है कि होस्ट कौन सा है, और दूसरा इंसर्शन साइज पर भी डिपेंड करता है। इंसर्शन साइज का मतलब ये होता है कि डिज़ायरेबल जीन का साइज कितना है, जैसे 0.5 किलो बेस पेयर से लेकर 0.8 किलो बेस पेयर वाले जब बेस पेयर वाले जब डिज़ायरेबल जीन रहते हैं तो उसके लिए लेमडा फेज बैक्टीरियोफेज की ज़रूरत पड़ती है ना, या प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ती है। तो छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डिज़ायरेबल जीन, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है किसकी, वेक्टर की, है ना, और दूसरा किसकी ज़रूरत पड़ती है, होस्ट सेल की। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वेक्टर के द्वारा जीन ट्रांसफ़र किया जाता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, तो दो बातों के ऊपर निर्भर करता है। एक डिज़ायरेबल जीन के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है, दूसरा होस्ट के ऊपर में भी निर्भर करता है। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है जो वेक्टर द्वारा होती है ना, इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं
नीट में, तो ये वाली जगह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या, बिना वेक्टर के जो जीन ट्रांसफर हम करते हैं, डिजायरेबल जीन को जो होस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर देखो एक दो दिया गया है, उसके बाद हम लोग और भी देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं यहाँ पर माइक्रो इंजेक्शन। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को सीधे एक पशु कोशिका मतलब एनिमल सेल में, एनिमल सेल के नाभिक में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डायग्राम भी दिया गया है। यहाँ पर देखो ये एनिमल सेल है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इस इंजेक्शन की मदद से, माइक्रो इंजेक्शन की मदद से, और इसमें हमारा डिजायरेबल जीन है, इस इंजेक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इस एनिमल सेल के अंदर में डिजायरेबल जीन को क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब डालते हैं इसमें, ठीक है। तो इससे हमारे इस सेल के अंदर में डिजायरेबल जीन पहुंच जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन एक टेक्निक होती है जो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में मदद करती है। वेक्टरलेस का मतलब इसको डायरेक्ट मेथड का है ना, डायरेक्ट मेथड होते हैं जीन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, क्लियर। आगे देखें, इसके अलावा और भी होती है बायोलिस्टिक, है ना, या जीन गन। कोशिकाओं पर डीएनए से लेपिस सोने या टंगस्टन के उच्च वेग वाले सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है। यह विधि पौधों के लिए उपयुक्त है। तो देखो क्या होता है, जीन गन। जीन गन का यहाँ पर देखो डायग्राम दिया गया है, जीन गन है ये, देखो ये प्लांट सेल में इंजेक्ट करते हुए दिखाया गया है कि कैसे जाती है वो। तो इसमें जो यूज किया जाता है जीन गन में, देखो अब जो जीन गन के अंदर में गोली भी रहेंगे, है ना, गोली को इंजेक्ट किया जाता है, तो गोली जो बनी हुई रहती है वो किसकी बनी रहती है, टंगस्टन की बनी होती है, या तो फिर गोल्ड की बनी हुई गोली लिया जाता है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब जीन ट्रांसफर करते हैं तो ये कॉस्टली भी होता होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सोना जो है बहुत महंगा रहता है, और यहाँ पर उसका यूज किया जाता है। देखो यहाँ पर सोने एवं टंगस्टन के उच्च वेग वाले सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है। मतलब जो गन का जो गोली रहता है ना, वो किसका बना रहता है, टंगस्टन और किसका बना रहता है, गोल्ड का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को, तो है ना, इंपॉर्टेंट है कि बायोलिस्टिक गन में जो यूज होने वाले, जो बमबारी करने वाले सूक्ष्म कण होते हैं, वो किसकी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है ये, तो ये बनी होती है किसकी, टंगस्टन और गोल्ड की बनी हुई होती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद में और भी देखते हैं, निरस्त्र रोगजनक वाहक मतलब डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर, यह जब यह कोशिका को संक्रमित करता है तो पुनः संयोजक डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देता है। अब इसका ये मतलब है कि देखो क्या होता है, नॉर्मल टाइम में कोई प्लाज्मिड यदि रोग कर रहा है, तो उस प्लाज्मिड के अंदर में कोई ना कोई वीर जीन या विरुलेंट जीन होंगे जो रोगजनक होंगे। उस रोगजनक जीन को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, और उसकी जगह में अपने डिजायरेबल जीन को डाल देंगे। तो वैसे भी तो वो तो डिजीज कॉज कर ही रहा था, रोगजनक मतलब जा रहा था उसके अंदर में, तो उसके जरिए हमारा डिजायरेबल जीन भी चला जाता है, उसको बोलते हैं डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा चौथा और भी होता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब ये होता है कि सेल में हम लोग हीट शॉक देके, यहाँ पर देखो प्लस माइनस वाला एंड लगा के, यहाँ पर ये कोई सेल है, यहाँ पर प्लस माइनस देकर यहाँ पर तीव्र क्या किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सेल वॉल यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं, और सेल वॉल ब्रेक होने की वजह से क्या हो जाता है, इसमें छिद्र हो जाता है, और कोई जो डिजायरेबल जीन हमारा रहेगा वो इंटर कर जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखें, तो ये होता है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें है ना, ये पोर कर देते हैं, और पोर करने की वजह से हमारा डिजायरेबल जीन इस सेल के अंदर में चला जाता है, ठीक है। और भी मेथड होते हैं, पांचवा मेथड जिसमें फास्फोएनॉल पेग ग्लाइकॉल, फास्फोएनॉल ग्लाइकॉल का यूज़ किया जाता है ना, किसके लिए यूज़ किया जाता है, पेग का यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, एक्चुअल में लिपिड का बैग होता है। ये क्या होता है, ये लिपिड का बैग। तो लिपिड का बैग लाइपोसोम की मदद से हम लोग करते हैं, लाइपोसोम एक लिपिड का बैग है, इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से भी हम लोग डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल के अंदर में पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर लिपिड का बैग है, ये है ना, पीई जीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है ये, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल या केमिकल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करते हैं। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल में लाइपोसोम या लिपिड का बैग जो बना हुआ रहता है, उसकी मदद से ये जो डिजायरेबल जीन है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस सेल के अंदर, ये होस्ट सेल के अंदर जीन ट्रांसफर कराते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि बिना वेक्टर के मतलब डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इन 5 चीज़ों का यूज़ करते हैं। कि इन 5 चीज़ों का, सबसे पहला माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन्स, इलेक्ट्रोपोरेशन,
है ना, और यहाँ पर डिसार्म टीआई प्लाज्मिड भी है और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी देखना है कि मैक्रो इंजेक्शन किसके लिए किया जाता है, तो मैक्रो इंजेक्शन किया जाता है एनिमल सेल के लिए, जबकि बायोलिस्टिक गन वगैरह किया जाता है किसके लिए, ये किया जाता है पौधों के लिए, मतलब प्लांट सेल के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि बायोलिस्टिक गन का यूज़ कौन से प्रकार के होस्ट के लिए किया जाता है, तो प्लांट सेल के लिए किया जाता है, जबकि ये एनिमल सेल के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये जो लिपिड वगैरह का बैग वाला रहता है, ये बैक्टीरियल सेल, जब बैक्टीरिया होस्ट रहेंगे तो उसके लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में प्रोकैरियोटिक सेल, इशीरिया कोलाई, बैक्टीरिया, इन सब के लिए ही किया जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि वेक्टर में अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं, और अलग अलग वेक्टर जो होती है अलग अलग टाइप के होस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि डायरेक्ट मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं, वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो याद रखना, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड, जबकि वेक्टर द्वारा जीन ट्रांसफर का मतलब होता है इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग जीन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आगे देखें, क्लियर। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब पुनः संयोजन डीएनए तकनीक की प्रक्रियाएं, मतलब रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे काम करती है ये, है ना, क्या क्या चीज़ें होती है उसको भी जानेंगे हम लोग। अभी तक तो ये जाने हम लोग क्या, कि डिजायरेबल जीन जो होती है, डिजायरेबल जीन, उसको हम लोग होस्ट तक तो पहुंचा दिए, लेकिन इन सब प्रोसेस को एक बार वापस से फिर से समझते हैं कि इन सब प्रोसेस में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले हम लोग इसकी प्रक्रियाएं के पूरे स्टेप को जानते हैं, क्या है पुनः संयोजक डीएनए तकनीक की प्रक्रियाएं में देखें कि आनुवंशिक सामग्री डीएनए का विलगन, सबसे पहले तो हमें डीएनए को ही निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिजायरेबल जीन को निकालना ही मुश्किल काम है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है, तो आइसोलेशन करेंगे, उसको क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द डिजायरेबल जीन, या हम बोल सकते हैं आनुवंशिक सामग्री डीएनए का विलगन, उसको बाहर करना मेन काम है हमारा पहला। दूसरा, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम भी करेंगे। तीसरा, पीसीआर का उपयोग करके रुचि के जीन का प्रवर्धन, मतलब अब जो डिजायरेबल जीन हमें मिला रहेगा उसका क्या करेंगे, पीसीआर, इसको मैं पहले वाले क्लास में भी बता चुका था कि डिजायरेबल जीन यहाँ पर जब आएंगे तो डिजायरेबल जीन का हम लोग पीसीआर के द्वारा आवर्धन करते हैं, तो पीसीआर के स्टेप आएंगे। अगला, पुनः संयोजक डीएनए को परपोषी कोशिका या जीव में डालना, पुनः संयोजक डीएनए को परपोषी कोशिका में डालना, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन से जो हम बनाए रहेंगे डिजायरेबल जीन जिसको लाए रहेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर के से जोड़े रहेंगे उसको क्या करेंगे, होस्ट के अंदर में डालेंगे। उसके बाद में उसके द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट रहेगा, विदेशी जीन उत्पाद प्राप्त करना, तो उसके द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट रहेगा उस जीन के द्वारा उसको भी प्राप्त करेंगे। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या रहता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है, क्या होती है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो कुल मिलाकर ये 6 स्टेप में पूरी प्रक्रियाएं होती है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं कि ये प्रक्रियाएं कैसे होती है। तो देखो, ये है एक कोई सेल है यहाँ पर, है ना, ये सेल है, इस सेल के सबसे आउटर, जैसे हम लोग इसको ले रहे हैं, मान लो प्लांट सेल है, ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है। अब प्लांट सेल में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, चलो प्लांट सेल नहीं लेकर इसको हम लोग ले रहे हैं बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल ले रहे हैं यहाँ पर, बैक्टीरियल सेल है। तो बैक्टीरियल सेल के सबसे आउटर लेयर में रहती है क्या, सेल वॉल, फिर सेल वॉल के बाद में सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, है ना, यहाँ पर जैसे मान लो ये, है ना, वैसे तो यहाँ पर न्यूक्लियस रहता नहीं है, तो चलो न्यूक्लियस वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं, प्लांट सेल ही ले लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में होती है इसलिए हम लोग न्यूक्लियस का जानेंगे, प्लांट सेल। तो इसमें देखो, ये सेल वॉल जो है सबसे आउटर लेयर, सेकेंड लेयर में सेल मेम्ब्रेन है, थर्ड लेयर में क्या है, न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर में, इस न्यूक्लियस के अंदर में ही हमारा क्रोमेटिन मटेरियल या डीएनए प्रेजेंट है, उपस्थित है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसी को आइसोलेट करवाना है हमें, तो इसको आइसोलेट करवाना है, तो हम जानते हैं, टूल्स पढ़े थे, तो टूल्स में देखे थे कि हम लोग जैसे बैक्टीरियल सेल जो रहती है या प्लांट सेल रहती है उसको तोड़ने के लिए, उसके सेल वाल को तोड़ने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं केमिकल या बोल सकते हैं एंजाइम, उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से क्या होती है, तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग डालेंगे प्रोटीएज पेक्टिनेज, डालेंगे प्रोटीएज पेक्टिनेज, और क्या डालेंगे, लाइसोजाइम,
ठीक है। ये प्रोटीएज पेक्टिनेज जो होती है ना, ये डिटर्जेंट में मिल जाती है, डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट में मिल जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो सेल वॉल रहती है ना, उसमें ब्रेकिंग होने लग जाता है, सेल वॉल ब्रेक होने लग जाते हैं। साथ में क्या हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी क्या होने लग जाते हैं, ब्रेक होने लग जाते हैं। यहाँ से सेल वॉल ब्रेक होने लग गया। और जो प्रोटीएज पेक्टिनेज वजह है ना, ये जो रहते हैं, इसकी वजह से और भी ले सकते हैं, इसमें लाइपेज वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या मिलेगा, अंदर में डीएनए। ठीक है। तो कुल मिलाकर, लेकिन यहाँ पर इस न्यूक्लियस के अंदर में अभी सिर्फ डीएनए नहीं है, डीएनए के अलावा यहाँ पर आरएनए भी है और यहाँ पर प्रोटीन भी है। ठीक है। इस सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस रहती है, उसके अंदर में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सभी चीज रहते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए, जैसे आरएनए है तो उसको तोड़ने के लिए आरएनएस का यूज किया जाता है, और जो प्रोटीन है उसको तोड़ने के लिए प्रोटीएस का यूज किया जाता है। तो बच जाता है क्या यहाँ पर, तो बच जाती है सिर्फ क्या, डीएनए बच जाती है। क्या बच जाती है, डीएनए बच जाती है। लेकिन ये डीएनए ऐसे दिखाई नहीं देता, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें चिल्ड एथेनॉल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, चिल्ड एथेनॉल, C2H5OH। ये चिल्ड एथेनॉल जैसे मिलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाता है। मतलब डीएनए जो है ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाता है डीएनए। तो चिल्ड एथेनॉल का यूज़ क्यों किया जाता है करके क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज़ करते हैं फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। मतलब हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को परिक्षेपण, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है परिक्षेपण, परिक्षेपण का मतलब होता है अलग करना, निकालना, है ना, और प्रक्षेपित करना। तो प्रेसिपिटेशन करना, परिक्षेपण करना ही क्या होता है, इसका काम होता है। तो चिल्ड एथेनॉल का मतलब ये होता है कि जब ठंडी एथेनॉल को हम इसमें मिलाते हैं, किसमें, ये जो हम लोग ये ब्रेकिंग किए हुए हैं उसमें, तो क्या होता है, इससे प्रेसिपिटेट हो जाता है डीएनए। ठीक है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बना हुआ है, इसको देखेंगे भी। अभी तो फिलहाल ये जानना है कि ये सब प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, डीएनए का प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है। अब डीएनए तो हमें मिल गया, तो डीएनए मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, अब इस डीएनए को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एगेरोज जेल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, एगेरोज जेल। अब ये एगेरोज जेल क्या है, तो एगेरोज जेल को ऑब्टेन किया जाता है, लाया जाता है एल्गी से, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी से एगेरोज जेल को लाया जाता है, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इस डीएनए में, डीएनए के साथ में मिलाते हैं। तो डीएनए इस एगेरोज जेल के साथ में मिल जाता है, यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ये एगेरोज जेल, एगेरोज जेल, और यहाँ पर क्या है, ये हमारा डीएनए। ठीक है। तो डीएनए जो आया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे, आरई डाल के, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट डाल के इसका क्या करेंगे, बहुत सारा छोटा 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 टुकड़े बनाएंगे इसका। देखो आरई डाले तो इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। अब इस टुकड़े को क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक यूनिट होती है, मशीन होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर रहता है कैथोड और इधर की ओर रहती है एनोड। तो कैथोड और एनोड, तो हम जानते हैं कैथोड में निगेटिव चार्ज रहता है, एनोड में पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। तो और जब हम यहाँ पर जो डीएनए का सेपरेशन किए थे टुकड़ा, और डीएनए का चार्ज क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है डीएनए में, उस टुकड़े को हम लोग इस वेल के माध्यम से डालते हैं, वेल का मतलब कुआं। तो उसके माध्यम से जब डालते हैं तो डीएनए का सेपरेशन होता है, सेपरेशन, डीएनए का क्या होता है, सेपरेशन। और ये सेपरेशन जो होती है दो चीज़ों के ऊपर में निर्भर करती है, एक साइज के ऊपर में निर्भर करती है और एक किसके ऊपर में निर्भर करती है, चार्ज। तो साइज और चार्ज के बेस में ये क्या हो जाता है, डीएनए का जो खंड रहता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि बड़ा वाला जो है इधर ही रहेगा, उसके बाद इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, छोटा। तो ये जो निगेटिव चार्ज वाला डीएनए है एनोड की ओर जाती है, एनोड की ओर जाती है, मतलब छोटा वाला जो टुकड़ा रहेगा किधर की ओर जाने लग जाएगा, एनोड की ओर चलने जाएगा। जबकि कैथोड की ओर क्या रहती है, निगेटिव चार्ज, तो उसको रिपल्सन करती है, जबकि इसको क्या करती है, अट्रैक्शन करती है। तो यहाँ पर डीएनए का जो सेपरेशन होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि एगेरोज जेल के माध्यम से हम लोग इसको डाले हुए हैं, इसीलिए।
ठीक है। तो यहाँ पर ये डीएनए का ऐसे बैंड बन जाता है ना, ये एगरो जेल है इसमें अभी भी, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता। तो क्या करेंगे हम लोग, इस एगरो जेल में क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, और इथिडियम ब्रोमाइड डालने की वजह से यह ऑरेंज कलर दिखाई देगा। क्या कलर दिखाई देगा, ऑरेंज। लेकिन ये क्या विजिबल लाइट में दिखाई देगा, तो विजिबल लाइट में दिखाई नहीं देता है ना, ये दिखाई देता है अल्ट्रा वायलेट रेज में। अल्ट्रा वायलेट का मतलब वायलेट से पहले वायलेट से पहले जैसे 400 नैनोमीटर से लेकर 7800 नैनोमीटर तक वेवलेंथ वाली लाइट जो होती है विजिबल लाइट होती है, विबग्योर से के नाम से जानते हैं इसको। विबग्योर मतलब बैजानी हप्पी नाला वाला जो 7 कलर होते हैं विजिबल लाइट में, जो हमें दिखाई देती है, जो इधर जो दिखाई दे रही है वो, उससे पहले का जो लाइट होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट। और इस अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही वो कौन से कलर की दिखती है, ऑरेंज कलर की दिखती है। और क्या डालने पर, तो इसका स्ट्रेन का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड, है ना। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जगह। और कौन से कलर की दिखाई देती है वो भी जानना है, और कौन से लाइट में, तो नॉर्मल विजिबल लाइट में दिखाई नहीं देती, अल्ट्रा वायलेट रेज में दिखाई देती है, ऑरेंज कलर की दिखती है इथिडियम ब्रोमाइड केमिकल डालने से। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो डीएनए बैंड रहता है यहाँ पर ऐसे आया हुआ बैंड एग्रो जेल से, इसको निकालने की प्रक्रिया जो कहलाती है ना, वो इल्यूशन कहलाती है। इल्यूशन का मतलब होता है विलगन। डीएनए डीएनए को डीएनए बैंड से या एग्रोज बैंड से कट करके अलग करना या निकालना क्या कहलाता है, इल्यूजन कहलाता है, विलगन। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, ये डिजायरेबल जीन वाला जो डीएनए रहता है ये मिल जाता है हमें। ठीक है। अब ये जो मिला हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर टेक्निक के द्वारा क्या करेंगे, इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। आइए इसको हम लोग पूरे जो डायग्राम है उससे देखते हैं हम लोग कि क्या होती है इसमें। ठीक है। ये पूरे स्टेप हैं जिसमें आनुवंशिक सामग्री डीएनए का विलगन, यही हम लोग कर चुके हैं अभी तक के, विलगन किए। अब विलगन करने के बाद में डीएनए को फिर से हम लोग विशिष्ट स्थलों पर काटेंगे, फिर से आरी देंगे, तो आरी की वजह से वो कटेगा। ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, देख सकते हैं। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरियल सेल मान लो लिए हैं हम लोग, कि बैक्टीरियल सेल के डीएनए को निकालना है। तो और मान लो ये कोई प्लांट सेल है, और यहाँ पर ये लीवर है, तो लीवर मतलब एनिमल सेल है। तो बैक्टीरिया, प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, कूट रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कूटनी लेकर क्या कर रहे हैं, कूट रहे हैं। तो बैक्टीरिया कोशिकाओं और पौधों या पशु ऊतक को लाइसोबैक्टीरिया, सेलुलेज पौधे, और काइटिनेज फंगस आदि जैसे एंजाइमों के साथ उपचारित करते हैं। और इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ लाइटिक एंजाइम में, कि है ना अलग अलग प्रकार के जो सेल हम लोग लेते हैं उसको तोड़ने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे बैक्टीरियल सेल है तो उसके लिए लाइसोजाइम की जरूरत पड़ती है, मतलब लाइसोसोम की जरूरत पड़ती है। और दूसरा लाइसोजाइम की जरूरत पड़ती है ना। और यहाँ पर सेलुलोज है, पौधे के लिए जरूरत पड़ती है, इसका फंगस रहता है, काइटिनेज की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग देख चुके हैं। कोशिकाएं टूट जाती है जिससे डीएनए और अन्य मैक्रोमोलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और लिपिड निकलते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में हम लोग देखे, है ना, क्या देखे कि जैसे हम लोग इसको टुकड़ा किए तो इससे क्या क्या निकल गए, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स और भी होते हैं ना, वो सब चीज़ निकल गए। तो इससे हमारा काम कहाँ पर था, डीएनए को निकालना हमारा मेन काम था। तो डीएनए को निकालने के लिए हम लोग उसमें और भी क्या डालेंगे, जैसे राइबोन्यूक्लिएज के साथ उपचारित करने पर आरएनए को हटा दिया जाता है, प्रोटीन को प्रोटीएज, है ना, जैसे पहले बताया वहाँ पर लिखा कि आरएनएज और प्रोटीएज को डालने से आरएनए और प्रोटीन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं या टूट जाते हैं। अन्य अणुओं को उपयुक्त उपचारों द्वारा हटा दिया जाता है, जैसे जो हमारे काम के नहीं है उनको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। हमारी काम की चीज़ें कौन है, डीएनए, तो उसको हम लोग रखेंगे। फिर उसके बाद करने के बाद में क्या करते हैं, जब ठंडा एथेनॉल, जो चीज़ मैं डायग्राम से बताया वो चीज़ जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर थ्योरेटिकल लिखा गया है ना, जो चीज़ मैं वहाँ पर डायग्राम से बताया। जब ठंडा एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल मिलाया जाता है तो शुद्ध डीएनए निलंबन सस्पेंशन में महीन धागों के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इसको हम लोग है ना घर में भी कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। कैसे, है ना, एक प्लांट का कोई टुकड़ा लेंगे या कोई है ना फल लेंगे, केला वगैरह लेंगे, अच्छे से उसको पीसेंगे, कूटेंगे, उसके बाद उसमें डिटर्जेंट मिलाएंगे, और डिटर्जेंट मिलाने के बाद में कुछ टाइम तक उसको घोलते रहेंगे। तो डिटर्जेंट मिलाने के बाद कुछ टाइम तक घोलेंगे, घोलने के बाद में 2 से 4 मिनट घोलने के बाद में उसमें चिल्ड एथेनॉल डाल देंगे। चिल्ड एथेनॉल का मतलब होता है एथेनॉल मतलब होता है शराब, है ना। तो उसको यदि ऐड करेंगे, यदि ठंडा जैसे चिल्ड बियर रहता है उसको यदि डालेंगे उसमें, तो क्या होगा,
डीएनए का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो डीएनए के प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये सब कर रहे हैं तो देखो स्पॉइलिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज ऑब्जर्व, यहाँ पर देखो डीएनए आ जाती है, और इसका ये रियल डायग्राम है जिसमें हम लोग है ना क्या किए, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दिए। तो एकदम इजीली एक्सपेरिमेंट होता है, क्लास 12th में भी ये एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, है ना, और इसको एक्सपेरिमेंट वाला जो एग्ज़ाम होता है उन सब में भी आता है, तो ये आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो अब क्या किया, शुद्ध डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उष्मायन किया जाता है और नतीजन डीएनए पचता है, डाइजेस्ट होता है। डीएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस या है ना विद्युत जेल विद्युत कण संचलन नामक तकनीक से अलग किया जाता है। अब वही डिजायरेबल जीन हमें जो मिला था उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम लोग कट करिए, बहुत सारा कट 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 कर दिए, तो वहाँ पर नाइट्रोजन बेस में जो सीक्वेंस रहता है उसके अकॉर्डिंग उसको उसका जो साइज रहता है ना अलग अलग रहता है। जैसे मान लो कोई 6 किलो बेस पेयर के साइज में कटेगा, कोई 8 किलो बेस पेयर के साइज में कटेगा, कोई 10 में कटेगा, तो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट रहता है, उसकी वजह से अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, मतलब कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा टुकड़ा बन जाता है। तो उन छोटे और बड़े टुकड़े को अलग अलग करने के लिए क्या हम अलग अलग ऐसे छाड़ते थोड़ी ना रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक है ना मशीन रहता है उसमें डालेंगे तो वो सेपरेट कर देगा। तो वही उसी मशीन का नाम क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, आगे देखें। प्रतिबंधन एंजाइम पाचन की प्रगति की जांच के लिए एगेरोज जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस का उपयोग किया जाता है। जेल एगेरोज, एगेरोज ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में एगेरोज का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, है ना, ये जो डायग्राम दिया गया है ना, वहाँ से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एनसीईआरटी का डायग्राम है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग माइग्रेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड लैन 1 एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स लैन 2। देखो ये यहाँ पर लार्जेस्ट जो डीएनए बैंड रहता है इस वेल की तरफ ही रुक जाता है, जैसे मैं डायग्राम में भी बताया, लार्जेस्ट वाले इधर रुक जाते हैं जबकि स्मॉलेस्ट वाले लोग क्या होते हैं, इधर की ओर आ जाते हैं डीएनए बैंड। और यहाँ पर देखो इसका कलर भी दिखा रहा है, कलर जो है ऑरेंज कलर का है ना दिखाई देता है, और वो भी अल्ट्रावायलेट रेज में दिखाई देते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन का है ना यहाँ पर दिखाया भी गया है, इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। और डीएनए के अंदर में कौन सा चार्ज रहता है, ऋणात्मक चार्ज। डीएनए के अंदर में कौन सा चार्ज रहता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव चार्ज रहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें फास्फेट ग्रुप रहता है, PO4-2 फास्फेट। इस फास्फेट की वजह से वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, कौन, डीएनए। तो डीएनए ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, इसलिए यह एनोड की ओर बढ़ता है। अभी बताया वो जो डायग्राम था बनाया था उसमें एनोड की ओर जाते 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 छोटे जितने छोटे डीएनए के खंड रहेंगे उतने आगे जाते जाते हैं। ठीक है, डीएनए खंडों को एगरोज जेल समुद्री शैवाल से बहुलक, है ना, समुद्री शैवाल बताया जो ग्रीन एल्गी रहते हैं वहीं से ऑब्टेन किया जाता है, कि छलनी प्रभाव के माध्यम से उसके आकार के अनुरूप अलग किया जाता है, छोटे आकार का खंड और दूर चला जाता है। यह प्रक्रिया वाहक डीएनए के साथ भी दोहराई जाती है, मतलब ये प्लाज्मिड जो रहती है ना, प्लाज्मिड, उसके साथ भी यही प्रोसेस होती है सेम, तभी तो दोनों सेम सेम साइज में कटेंगे। तो जो डिजायरेबल जिनका साइज रहेगा वही यदि प्लाज्मिड या जो संवाहक डीएनए है उसका भी रहेगा, तभी तो दोनों मिल पाएंगे। तो दोनों को एक साथ ये प्रक्रिया दोनों में दोहराई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख भी सकते हैं हम लोग डायग्राम को। आगे और देखें, है ना, वही बात जो मैं बताया कि डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाला जो टॉपिक है उसमें देखें कि जब डीएनए खंडों को इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR अभी लिखा था, इथिडियम ब्रोमाइड से रंगा जाता है, इसका स्ट्रेन है, कलर है। कलर देने के लिए डीएनए बैंड का जो एगरोज जेल में जो डीएनए रहता है उसको कलर देने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। और यही और यूवी विकिरण, यूवी विकिरण का मतलब अभी बताया अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में लाया जाता है तो उन्हें चमकीली नारंगी कलर प्रदान करता है। मतलब नारंगी मतलब क्या है, ऑरेंज। नारंगी मतलब क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज बैंड के रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसका स्टेनिंग किस में किया जाता है, किससे किया जाता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड, ETBR से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ETBR, है ना। और नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन, अभी नीट 2025 से 24 में आया था, उससे पहले भी आया हुआ है। और ये डीएनए को स्ट्रेन करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड का जब यूज करते हैं तो क्या होता है, ये नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देती, तो ये दिखाई देती है किसमें, अल्ट्रावायलेट रेज में दिखाई देती है। और है ना, तभी हमें पता चलता है कि ये कौन से कलर की दिख रही है,
ऑरेंज कलर की दिख रही है। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि किससे स्टेन करते हैं, तो इथिडियम ब्रोमाइड से। किससे देखा जा सकता है, तो अल्ट्रावायलेट रेस से। और कौन से कलर का दिखता है करके पूछेंगे तो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि माइग्रेशन जब होती है तो स्मॉलेस्ट वाले जो है एनोड की ओर आ जाती है, इधर की ओर में एनोड है और इधर की ओर में क्या रहता है, कैथोड रहता है। ठीक है, आगे देखें। अब क्या हुआ, डीएनए बैंड को एगोरोस जेल से काटकर निकाला जाता है, इसे विल्गन कहते हैं, इल्यूशन विल्गन कहते हैं, कहा जाता है। स्रोत डीएनए से रुचि के कटे हुए जीन और कटे हुए वाहक को मिलाया जाता है और लाइगेज, डीएनए लाइगेज को मिलाया जाता है ताकि ये पुनः संयोजक डीएनए बनाता है। देखो यहाँ पर वही बात बताया जिसको हम लोग पहले और भी देख चुके हैं डायग्राम में कि क्या हुआ, एक्साइज डीएनए बैंड एंड द एडेड द जेल डिसऑल्ड बफर, इसको हम 10 मिनट के लिए 65 डिग्री सेल्सियस में डाले तो ट्रांसफर टू जेल स्पेन कॉलम वास एंड देन इल्यूशन डीएनए इन अ स्मॉल वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनसे जो निकला हुआ जो डीएनए था वेक्टर डीएनए और जो जीन जिसको हम लोग इंसर्ट करना था, उन दोनों के बीच में एक एंजाइम डालते हैं जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज जो होती है वो क्या कर देती है, दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन करवा देती है, जिसको मैं पहले ही बता चुका है ना कि इस प्रोसेस को अगर जेल से निकालने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं, इल्यूशन मतलब विल्गन। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद में हम क्या किए, डिजायरेबल जीन वाला जो हमारा पार्ट था डीएनए और जो प्लाज्मिड था वाहक डीएनए, उन दोनों को हम लोग मिला दिए, लाइगेट करवा दिया और लाइगेट करवाने की वजह से क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। यहाँ पर क्या बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसके आगे देखें। देखो अब ये तो हो गया, उसके बाद में अब अगला हमारा थर्ड स्टेप होता है कौन सा, पीसीआर का उपयोग करके रुचि के जीन का प्रवर्धन करना, है ना, मतलब डिजायरेबल जीन का क्या करना, प्रवर्धन करना। तो पीसीआर एक टेक्निक होती है। तो पीसीआर में हम लोग क्या करते हैं, डिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं। तो देखो यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, 2 सेट के प्राइमर्स और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके इन विट्रो में रुचि के जीन की कई प्रतियों का संश्लेषण किया जाता है। मतलब जो डिजायरेबल जीन है उसके हम लोग कई कॉपी नंबर्स बढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, देखो प्राइमर छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो डीएनए के क्षेत्रों के पूरक होते हैं। मतलब ये है कि जो डीएनए प्राइमर्स रहते हैं, प्राइमर्स वो होते हैं जो स्टार्टिंग में जब भी कोई प्रोसेस शुरू होता है तो स्टार्टिंग में स्टार्टअप देने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वही क्या है, प्राइमर। तो प्राइमर छोटे रासायनिक रूप से संश्लेषित ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, मतलब वो डीएनए ही है। ठीक है, जो डीएनए के क्षेत्रों के पूरक होते हैं। तो डीएनए क्षेत्र जैसे मान लो उसके पूरक का मतलब ये होता है कि ये डीएनए है तो डीएनए में ए जी सी टी सी जी ए ऐसे है 3 डेज से 5 डेज एंड में। तो इसके पूरक का मतलब ये होता है 5 डेज से 3 डेज एंड में ए का टी हो जाएगा, जी का सी हो जाएगा, सी का जी हो जाएगा, टी का ए, सी का जी और जी का सी और ए का टी। तो इसके पूरक वाले डीएनए ही प्राइमर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पीसीआर का, है ना। इन तीनों पीसीआर के जो स्टेप होते हैं उसको याद रखना, DAE से याद रखना, है ना। ये बहुत बार पूछा गया नीट में क्वेश्चन है कि पीसीआर के करेक्ट स्टेप या सही स्टेप के बारे में बताइए करके। तो पीसीआर के सही स्टेप या करेक्ट स्टेप कौन कौन है, तो सबसे पहला डीनेचुरेशन, उसके बाद में एनेलिन, उसके बाद तीसरे नंबर में क्या है, एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि हम एनसीईआरटी के डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी डायग्राम बना के दिया है और इसमें बताया है कि डीनेचुरेशन कैसे होती है। तो देखो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, 5 डेज एंड वाला और 3 डेज एंड वाला भी है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में सबसे पहले हम लोग पहला पीसीआर के स्टेप में क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करवाते हैं। तो डीनेचुरेशन मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द नाइट्रोजन बेस पेयर। मतलब क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना क्या कहलाता है, डीनेचुरेशन। और ये लगभग 94 डिग्री सेल्सियस में होता है। कितने डिग्री सेल्सियस में, 94 डिग्री सेल्सियस में। डीएनए के दोनों खंड जो आपस में ऐसे लिपटे हुए रहते हैं वो अलग होने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होने लग जाता है, ब्रेक होने लग जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर का स्टेप आता है पीसीआर में, वो होता है एनिलिन। और इन सब पर थ्योरी भी दिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो एनिलिन में क्या होता है, देखो यहाँ पर प्राइमर बाइंड हो रहा है दोनों तरफ। प्राइमर का मतलब ये होता है दोनों बैंड यदि अलग अलग हो गए, दोनों स्ट्रैंड, तो यहाँ पर एक छोटा सा डीएनए का बैंड, मतलब डीएनए का पूरक वाला जो पार्ट रहता है, जैसे अभी बताया पूरक वाला, वो क्या करता है यहाँ पर बाइंड करेगा और उसकी वजह से ये बाइंड होगा तो डीएनए में रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो छोटा सा डीएनए था उसमें रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइमर की जरूरत पड़ती है। प्राइमर ऐड करने से वो क्या हो जाता है,
रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस रेप्लिकेशन होने के लिए, है ना, हम जानते हैं जब डीएनए से डीएनए बनती है, डीएनए से डीएनए बनती है तो एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष टाइप के डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है जिसका नाम है टैक, TAQ, टैक पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज है लेकिन यहाँ पर एक विशेष नाम है उसका, टैग पॉलीमरेज, है ना, इसका यूज किया जाता है और इसको ना निकाला जाता है। देखो टैग का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं जितने भी एंजाइम्स रहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस के बाद में काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन देखो चूंकि यहाँ पर हायर टेम्परेचर है, यहाँ पर है ना 94 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर 72 डिग्री सेल्सियस में एनिलीन हो रहा है। तो बताओ 40 से ज़्यादा है कि नहीं है टेम्परेचर? तो इस टेम्परेचर में भी एम्प्लीफिकेशन यानी कि आवर्धन होता रहे, इसीलिए टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है। और इसको ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से? तो इसको ऑब्टेन किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया। तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से क्या किया जाता है? इसको ऑब्टेन किया जाता है और ये प्रेजेंट होते हैं जो हॉट स्प्रिंग एरियाज होते हैं, मतलब जो गर्म झरने या तप्त झरने जो रहते हैं वहाँ पर जो पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो उसका यूज किया जाता है ताकि वो हायर टेम्परेचर में भी अपना काम करते रहे। तो AR वाले क्वेश्चन बनेंगे, है ना, क्या पूछेंगे कि PCR में टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज क्यों किया जाता है करके पूछेंगे। तो बताना है उसका असर्शन में यही लिखा रहेगा कि PCR में टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया जाता है करके, ए में लिखा रहेगा असर्शन में। तो उसका रीजन लिखा रहेगा क्यों? क्योंकि वो हायर टेम्परेचर या ज़्यादा टेम्परेचर उच्च तापमान पर भी क्रियाशील रहते हैं, है ना। दे आर एक्टिव या दे आर फंक्शनल अल्सो इन अ हायर टेम्परेचर, मतलब वो है ना ज़्यादा टेम्परेचर में भी क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एक्सटेंशन वाला है ना, थर्ड नंबर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होगा? दोनों डीएनए का जो दोनों सेपरेशन हुआ था, दोनों टुकड़े, दोनों स्ट्रेन, उसमें प्राइमर के बैंड होने की वजह दोनों क्या हो गए? ऐसे बढ़ ही रहा है। तो इसके 30 साइकिल के बाद में मतलब बहुत लंबा, तो 1 बिलियन टाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा 1 बिलियन टाइम्स, है ना, बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा लंबा डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? PCR के स्टेप होते हैं। तो इसका थ्योरी भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखें स्टेप ऑफ PCR में, देखो विकृतीकरण मतलब डीनेचुरेशन में क्या हुआ? ये डीएनए टेम्पलेट के 3 डेज सिरे पर 2 प्राइमरों को जोड़ना, है ना, 520 डिग्री सेल्सियस पर है। डीएनए संश्लेषण की प्रक्रिया में डीएनए का प्रत्येक रज्जुक स्टैंड पर नए रज्जुक के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट का रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एनेलिन, यह डीएनए टेम्पलेट के तीसरे सिरे पर जुड़ा 52 डिग्री सेल्सियस पर 2 प्राइमरों का जोड़ना है। एनिलिंग मतलब प्राइमर जुड़ता है यहाँ पर, है ना, 72 डिग्री सेल्सियस में ये काम करता है, 94 से 72 में। और करेक्ट पॉलीमराइजेशन फिर होगा 52 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस भी याद रखना है कि प्राइमर को हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस में हम लोग जोड़ते हैं? तो 52 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे देखें एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या हुआ? यह एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जिसे टैग पॉलीमरेज कहा जाता है का उपयोग करके प्राइमर में न्यूक्लियोटाइडों का जोड़ना है। इसे एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से अलग किया जाता है। यह दोहरे फंसे डीएनए के विकृतीकरण के दौरान उच्च तापमान में भी सक्रिय रखता है ना। सीधी सी बात है, मैं पहले बता दिया कि दोनों को उच्च तापमान पर सक्रिय बनाए रखने के लिए ही इसका यूज किया जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज का। निरंतर प्रतिकृति के माध्यम से डीएनए खंड को 1 बिलियन प्रतियों तक बढ़ाया जाता है। प्रवर्धित खंड को आगे की क्लोनिंग के लिए एक वाहक के साथ लाइगेट करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब देखो क्या है, लाइगेशन के लिए हम लोग जो वाहक या वेक्टर को भी इसमें हम डालेंगे तो वो भी साथ साथ में इसका 1 बिलियन टाइम हम लोग कर सकते हैं, उसका भी प्रतिकृति करवा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है तो वहाँ पर भी किया जा सकता है, बोल रहे हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर PCR एट अ ग्लांस, PCR को देखो ये मशीन है PCR करने वाला, है ना। इसमें ये सब चीज़ डाल रहे हैं, डीएनए सैंपल, प्राइमर्स, न्यूक्लियोटाइड को, फिर इसको है ना टैग पॉलीमरेज तो मिक्स बफर करके PCR ट्यूब बना रहे हैं। फिर ये PCR साइकिल चल रहा है तो 95 डिग्री सेल्सियस में लगभग डीनेचुरेशन होगा उसका। 55 डिग्री सेल्सियस में प्राइमर बाइंड हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से स्टेप में प्राइमर बाइंड होते हैं? तो कौन से स्टेप में होते हैं? तो एनिलीन वाले जो स्टेप होती है ना उसमें होता है प्राइमर बाइंड। और उसके बाद में एक्सटेंशन वाला बोलेंगे तो सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड, तो ये वाला जो होता है ना 72 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो एक बार है ना इसको भी याद रखना कि कितने टेम्परेचर में हो रहा है। तो 95 डिग्री सेल्सियस, 55 एंड
72 डिग्री सेल्सियस अलग अलग में अलग अलग होता है। तो डीनेचुरेशन, एनिलीन और एक्सटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है पीसीआर के स्टेप, और ये करेक्ट सीक्वेंस भी याद रहना चाहिए कि सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलीन होगा, फिर एक्सटेंशन होगा। ठीक है, क्लियर। आगे देखें। अब देखो, किसी भी तरीके का उपयोग करके लाइगेटेड डीएनए को प्राप्तकर्ता परपोषी कोशिकाओं में डाला जाता है। वे अपने आसपास के डीएनए लेते हैं। यदि एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन ले जाने वाले एक पुनः संयोजक डीएनए को ई कोलाई कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है तो परपोषी कोशिकाएं एम्पीसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाएं बन जाती हैं। सीधी सी बात है, इशीरिया कोलाई के अंदर में देखो एक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड को इशीरिया कोलाई होस्ट है उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे, उसमें हमारा इस प्लाज्मिड में डिजायरेबल जीन तो है और उसके साथ में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है। तो इस इशीरिया कोलाई के अंदर जैसे वो पहुंचेगा तो फिर वो एम्पीसिलिन प्लेट में या कहीं पर हम लोग एंटीबायोटिक जब डालेंगे तो एम्पीसिलिन के जो एंटीबायोटिक रहेगा उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, किसके ऊपर, उस इशीरिया कोलाई के ऊपर में। तो बोल सकते हैं हम लोग एम्पीसिलिन प्रतिरोधी कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, क्लियर। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को एम्पीसिलिन युक्त अगर प्लेटों पर फैलाया जाता है तो केवल रूपांतरित ही बढ़ेगी और गैर रूपांतरित प्राप्तकर्ता कोशिकाएं मर जाएगी। सीधी सी बात है, जिसके पास में रेजिस्टेंट पावर रहेगा मतलब प्रतिरोधी जीन होंगे वो अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा लेगी, और जिसके पास में नहीं होंगे वो कहाँ से बचा पाएगी। तो जो रिकॉम्बिनेंट वाले लोग होते हैं उन लोग है ना अपने आप को बचाते हैं, जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट गैर रूपांतरित होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को बचा नहीं पाते। देखो यहाँ पर ऐसे देख भी सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए ट्रांसफॉर्म से इशीरिया कोलाई होस्ट था, है ना, इसके अंदर ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ गया है, मतलब यहाँ पर हमारा डिजायरेबल जीन वाला जो प्लाज्मिड था उसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल रहे हैं, वही किस में आ गया, इशीरिया कोलाई के अंदर आ गया ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो इस ट्रांसफॉर्म सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म सेल के साथ में हम लोग इस न्यूट्रिशन मीडियम में एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक्स डाल के देखे तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन कॉलोनी जो था वो तो बच गया, लेकिन ये वाला कॉलोनी जो था वो क्या हो गया, मर गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे भी थे, है ना। इसके बाद आगे और देखते हैं। अब देखो ये सब चीज़ तो हो गया। अब हम जो डिजायरेबल जीन को किस में डाले थे, हम लोग वेक्टर के अंदर डाल के होस्ट के अंदर ट्रांसफर कराए थे। तो इस होस्ट के पास में जो होस्ट से जो मल्टीप्लिकेशन होकर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसको निकालना भी तो जरूरी है। क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए। और हम लोग कर भी क्यों रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी कर ही क्यों रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी हम लोग प्रोसेस जान रहे थे कि ये कैसे होती है। ठीक है, और उसका प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, देखें, पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का अंतिम लक्ष्य एक वांछनीय प्रोटीन का उत्पादन करना है। मैं पहले ही बता दिया था, प्रोडक्ट हमें चाहिए तो वांछनीय प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन कैसे बनती है, तो प्रोटीन बनती है कैसे, है ना, इसके स्टेप के बारे में हम पहले से जान चुके हैं। प्रोटीन बनी हुई रहती है किससे, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड किससे बने हुए रहते हैं, आरएनए से। तो आरएनए किससे बनी हुई रहती है, डीएनए से। तो डीएनए में क्या रहती है, एक्चुअल में डीएनए में रहती है जीन, और यही जीन जो रहती है वही क्या बनाती है, आरएनए बनाती है, वही उससे ही अमीनो एसिड बनते हैं, उससे ही प्रोटीन बनता है। तो जब तक हमारे पास में ये जीन नहीं रहेगा तब तक हम प्रोटीन नहीं बना सकते। तो उसी जीन को तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिजायरेबल जीन को होस्ट के अंदर में पहुंचाने के लिए वेक्टर की मदद ले रहे थे, और वेक्टर को लेने के बाद में उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बोल रहे थे। ठीक है, तो यही हमारा लक्ष्य है, प्रोटीन उत्पादन करना। इसके अलावा आगे और देखते हैं, यदि एक प्रोटीन एनकोडिंग विदेशी जीन को एक विषम युग्मजीव परपोषी हेट्रोलोगस होस्ट में व्यक्त किया जाता है तो इसे पुनः संयोजक प्रोटीन, रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन कहा जाता है। और सही बात है। यदि देखो क्या है, प्लाज्मिड पहले कुछ और प्रोटीन बना रहा था, जैसे प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड एक प्रोटीन बना रहा था, प्रोटीन नॉर्मल टाइम में, जिस टाइम में हम लोग डिजायरेबल जीन को ऐड नहीं किए थे, तो मान लो इसमें 10 अमीनो एसिड थे। ठीक है, लेकिन अब यही प्लाज्मिड फिर से प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ये वाला इस बार बना रहा है 15 अमीनो एसिड का प्रोटीन बना रहा है। तो ये जो 15 अमीनो एसिड वाले जो रहेंगे, इसका जो लक्षण रहेगा इस वाले प्रोटीन के तुलना में अलग ही रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो वहाँ पर डिजायरेबल जीन आ चुका है, और डिजायरेबल जीन अपना अमीनो एसिड बनाता है, तो इसी को हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख भी सकते हैं ना, ऐसे बनती है, टारगेट जीन के द्वारा ऐसे सब पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से जो बनने वाली प्रोटीन है ना, वो अलग ही टाइप के प्रोटीन रहेगा, इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें, आगे देखते हैं, विदेशी जीनों वाली कोशिकाओं को प्रयोगशाला में उगाया जा सकता है। वांछनीय प्रोटीन निकालने और अलगाव तकनीकों, सेपरेशन टेक्निक का उपयोग करके इसे शुद्ध करने के लिए संस्कृतियों का उपयोग करते हैं।
कोशिकाओं को एक निरंतर संस्कृति प्रणाली मतलब कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में भी गुणा किया जा सकता है। यहाँ उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से बाहर निकाला जाता है, जबकि ताजा माध्यम दूसरी तरफ से जोड़ा जाता है। यह हर कोशिकाओं को अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है और इसलिए यह एक बड़ा बायोमास उत्पन्न करता है। यह अधिक वांछनीय प्रोटीन देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग फैट बैच मतलब दो टाइप के कल्चर मीडियम का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर एक कल्चर मीडियम देखो, ये हमारा डिजायरेबल जीन वाला होस्ट, ये वाला होस्ट सेल था, है ना। और यहाँ पर हम क्या डाले हैं, कल्चर मीडियम डाले हैं। ये क्या है, कल्चर मीडियम। तो इस कल्चर मीडियम में ये क्या करता है, ये जो होस्ट है वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। होस्ट क्या करता है, ग्रोथ। तो देखो क्या होता है, ये कल्चर मीडियम ना हम क्या करते हैं, दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक बार क्या, एक बार पूरा यूज़ करेंगे, पूरा यूज़, और उसके बाद उससे जितना भी मतलब ये जैसे मान लो ये होस्ट था वो 10 बन गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से इस कल्चर मीडियम को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे और इस कल्चर मीडियम का यूज़ खत्म। लेकिन दूसरा वाला एक और यूज़ कर सकते हैं, कैसे, इसमें कल्चर मीडियम को एक तरफ से अंदर डाला जाता है और एक तरफ से बाहर किया जाता है। मतलब देखो ये है ऐसा कि इधर से जो यूज़ होने वाले कल्चर मीडियम है ना, यहाँ पर होस्ट है, इसको एक तरफ से हम लोग न्यू कल्चर मीडियम को क्या करते हैं, इधर ऐड करते जाते हैं, और इधर से जो यूज़ हो चुका उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ताकि ये इसका जो कॉपी नंबर है हमेशा क्या होता रहे, बढ़ता रहे। कॉपी नंबर हमेशा बढ़ता रहे, इसीलिए हम लोग ये कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम का मतलब यही होता है, देखो दो टाइप के कल्चर मीडियम है, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वाले लोग क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जितना यूज़ होते जाता है उतने को हम लोग नया एडअप करते जाते हैं, इधर से निकालते जाते हैं, नया एडअप करते जाएंगे और इधर से निकालते जाएंगे। लेकिन डिसकंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में क्या होगा, उस कल्चर मीडियम में जितने भी न्यूट्रिएंट है उस सभी का यूज़ करके होस्ट अपना पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लेगा, जितना कॉपी नंबर बढ़ाएगा उसके बाद में हम फिर से कल्चर मीडियम को बदलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है। इसके आगे देखें, अब देखो इस कल्चर मीडियम को हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिया गया है ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में इन सब का यूज़ करते हैं। इसके लिए बायो रिएक्टर का यूज़ किया जाता है। तो बायो रिएक्टर एक बर्तन होता है, ये भी वो बर्तन है जिसमें कच्चे माल को सूक्ष्म जीवों, पौधों, जानवरों या मानव कोशिकाओं का उपयोग करके जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों, एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे मालों को मतलब जैसे कोई है ना कल्चर मीडियम है, उसमें जो हमारा डिजायरेबल जीन आया था उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करवा करवा के उससे प्रोडक्ट हम लोग बनवा रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखें, बायो रिएक्टर का उपयोग बड़ी मात्रा में उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। वे 100 से लेकर 1000 लीटर है ना संस्कृति को संसाधित कर सकते हैं। मतलब वो कल्चर मीडियम जो होती है ना माध्यम को, तो 100 से लेकर 1000 लीटर मतलब बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें ये सब चीज़ को है ना डाल के ग्रोथ कराया जाता है, वृद्धि कराई जाती है। आगे देखें, एक बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए इष्टतम विकास की स्थिति, तापमान, पीएच, सबस्ट्रेट, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन प्रदान करता है ना। ये सब चीज़ भी देखते हैं। देखो बायोरिएक्टर के अंदर में ये सब चीज़ भी होते हैं, जैसे वो टेम्परेचर मापने के लिए है ना, पीएच मापने के लिए, सबस्ट्रेट को है ना नापने के लिए, लवण वगैरह का, विटामिन वगैरह का, इन सबको भी देखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको नहीं देखेंगे तो कल्चर मीडियम में मान लो कोई न्यूट्रिशन की कमी हो गई जिसकी वजह से जो होस्ट सेल जिसका हम लोग क्या करवा रहे थे, ग्रोथ करवा रहे थे, वो क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे डेथ होने लग जाएगा उसका। ठीक है, और आगे देखें, यहाँ पर एक ही बात याद रखना, यहाँ पर जो टैंक लिया जाता है बायोरिएक्टर का वो 100 से लेकर 1000 तक लिया जाता है। ठीक है, आगे और देखें, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो बायोरिएक्टर होता है ना, स्ट्रिएटेड टैंक बायोरिएक्टर होता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रिएटेड टैंक बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। स्ट्रिएटेड का मतलब देखो यहाँ पर सिंपल स्ट्रिएटेड टैंक बायोरिएक्टर को दिखाया गया है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। अरे क्या होता है, स्पार्ड स्ट्रिएटेड टैंक। स्पार्ड का मतलब होता है, देखो ये दोनों में डिफरेंस रहता है, अलग अलग है दोनों। बायोरिएक्टर थ्रू द विच स्टेराइल एयर बबल्स आर सेपरेटेड। मतलब देखो क्या होता है, इसमें बबल्स वगैरह को, इसमें बबल्स बन रहे हैं, इसमें बबल्स नहीं बन रहे हैं, बबल्स को हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ को। और इसमें क्या रहता है, इसमें फोम वगैरह, फोम ब्रेकर लगा हुआ रहता है। तो इस बार है ना नीट 2025 में क्वेश्चन भी पूछा था इसी को देकर, है ना, कि कौन कौन क्या होते हैं। तो ये फोम ब्रेकर होता है, ये वाला है ना, ये मोटर होते हैं, फ्लैट बेंडेड इम्पेलर होता है, ये वाला कल्चर ब्रॉथ करता है, मतलब इसको मिक्सअप करता है। स्टेराइल एयर होते हैं, मतलब जो एयर रहेंगे उसमें कोई पैथोजन वगैरह नहीं जा पाएंगे। एसिड बेस या इसका पीएच कंट्रोल यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं। स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन, यहाँ पर स्टीम वाला, भाप वाला वो लगा हुआ रहता है ताकि कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरे अदर जो पैथोजेंस हो वहाँ पर से इंटर मत कर सके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो बायोरिएक्टर है वो क्या है, स्ट्रिएटेड टैंक बायोरिएक्टर्स होते हैं।
और इसी का यूज़ किया जाता है। यह आमतौर पर बेलनाकार होता है या रिएक्टर सामग्री के मिश्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए घुमावदार आधार के साथ होता है ना। रिएक्टर वगैरह देखेंगे बेलनाकार होता है ताकि उसको आसानी से घुमाया जा सके। स्ट्रेटेड समान मिश्रण और ऑक्सीजन उपलब्धता को सुगम बनाता है। वैकल्पिक रूप से रिएक्टर के माध्यम से हवा को बुलबुला है ना किया जा सकता है। देखो यहाँ पर स्ट्रेटेड टैंक बायोरिएक्टर का यूज़ क्यों करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बायोरिएक्टर में स्ट्रेटेड टैंक बायोरिएक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो उसका रीज़न भी लिखा रहेगा ताकि ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है, मतलब उपलब्धता हमेशा मेंटेन रह सके। हमेशा मेंटेन रह सके का मतलब क्या है कि देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो एरोबिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको जीने के लिए, उसको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस ऑक्सीजन मेंटेन रहे कल्चर मीडियम में, इसी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटेड टैंक बायोरिएक्टर का यूज़ किया जाता है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे और देखिए पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, जैसे डायग्राम में दिखा भी गया है। देखो क्या होता है, एक एजिटेटर सिस्टम लगा हुआ रहता है ना। एक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली होती है जो ऑक्सीजन डिलीवर करते रहता है। एक फोम नियंत्रण प्रणाली होती है। अब फोम कंट्रोल सिस्टम होते हैं, जैसे यहाँ पर फोम ब्रेकर वगैरह, फोम वगैरह भी नहीं बनना चाहिए। फोम का मतलब होता है झाग, झाग वगैरह भी नहीं बनना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तीसरा, एक तापमान नियंत्रण प्रणाली होती है। तापमान नियंत्रण प्रणाली मतलब टेम्परेचर को भी देखना है, क्यों, क्योंकि एंजाइम्स टेम्परेचर पर ही काम करते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर ही काम करते हैं एंजाइम। एंजाइम का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में एक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। पीएच नियंत्रण प्रणाली होती है, मतलब पीएच कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, कल्चर मीडियम में करेक्ट पीएच एसिड बेस बैलेंस को बना के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना बायोरिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है, उसके अंदर में लगी हुई रहती है। ठीक है, इसके आगे देखें। हाँ, ये वाला स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में सबसे पहले मैं बता देता हूँ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होती है। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में लगभग होते हैं, सबसे पहला पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण का मतलब होता है प्रोडक्ट को पृथक करना, दूसरा प्रोडक्ट को क्या करना, शुद्ध करना, और तीसरा होता है इसमें परिरक्षक मिलाना। क्या मिलाना, परिरक्षक। मतलब ये है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन नहीं आती वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो 3 आते हैं, सबसे पहला पृथक्करण, फिर उसके बाद उसको प्योर करना, शुद्ध करना, और तीसरा क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मिलाना, मतलब परिरक्षक मिलाना। तो देखो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे स्टेप होते हैं, है ना, ऐसे देख सकते हैं यहाँ से। ये जैव संश्लेषी चरण के बाद उत्पादों के अलगाव मतलब बाहर करना, पृथक्करण, और शुद्धिकरण जैसे प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है। तो जनरली हम लोग जानते हैं इन दोनों चीज़ों को, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में दोनों शामिल है। लेकिन यदि हम लोग उसका एक्सपायरी डेट वगैरह जब जानना है, तो एक्सपायरी डेट जानने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ेगा। ये कितने दिनों तक चलेगा, तो इसका एक्सपायरी डेट वगैरह कब तक रहेगा, ये सब चीज़ जानने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। तो प्रोडक्ट को पृथक करना, प्रोडक्ट को शुद्ध करना, इसका मेन काम है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का। और परिरक्षक मिलाना भी। तो ये तीनों जब आएंगे तो ये तीनों आ सकते हैं, और ज़्यादातर है ना ये दोनों लोग आते हैं, कौन कौन, पृथक्करण और शुद्धिकरण। ठीक है, आगे और देखें। उत्पाद को उपयुक्त परिरक्षकों के साथ में तैयार किया जाता है। बताया डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में परिरक्षक भी मिलाते हैं। तो सबसे पहला इसका काम होता है पृथक्करण करना, फिर उसके बाद अलगाव का मतलब पृथक्करण, फिर शुद्ध करना, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट है इस जगह से। ये सब फार्मूलेशन नैदानिक परीक्षण, क्लिनिकल और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण से गुजरता है। तो देखो क्या होता है, अब यहाँ क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट जो बना है, कोई प्रोडक्ट जो बना है उसका यूज़ है ना मानव कल्याण के लिए कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होगा, है ना, उसका क्वालिटी चेक होगा, उसके बाद में तो हम मार्केटिंग कर पाएंगे ना। तो ये सब चीज़ पहले होता है, उसके बाद में करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस तक ही है। तो आज की क्लास में है ना यहीं तक हम लोग करते हैं। आज की क्लास ये बायोटेक्नोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जस्ट इससे जुड़ा हुआ जो सीरीज़ है वो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है, वो जो है ना चौथे नंबर की जो क्लास रहेगा उसमें आएगा। और वो जो 1 शॉट में चलेगा पूरा बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस है ना, वो एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 3 क्लास इसका और एक क्लास उसका जब देखेंगे तो हमारा 7 से 8 क्वेश्चन नीट का है ना श्योर हो जाएगा। और इसको देखने से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है, उसको यहीं पर बता दिया हूँ मैं। और इसको 1 शॉट में देखने से हमारा क्विक रीजन भी हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू।